आज हम देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के B.R. अम्बेडकर पर बयान के बाद पूरे देश में उनको लेकर के एक राजनीति छिड़ी हुई है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल पाटिल से जानना चाहूँगा उनके विचार। जो B.R. अम्बेडकर साहब पर अमित शाह जी ने बयान दिया कि उनका नाम आज एक फैशन बन गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी तो सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। उसके अवसर पर मैं सबको रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और अच्छा दिन है आज देश के अंदर में आज से लोकतंत्र शुरू हुआ था और इस लोकतंत्र के कारण ही हम लोग आज इस स्थिति में हैं, बोलने की स्थिति में हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्थिति में हैं। हम लोग देश अभी धीरे धीरे प्रजातंत्र में आने के बाद में धीरे धीरे लोग तरक्की की ओर हमारा देश जा रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं। आपने जो अमित शाह जी के बारे में मुझसे जो कहा है उस संबंध में हमारे पार्टी का ये सोचना है कि अमित शाह जी ने जो कहा है वहाँ पे जिस वे में कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों में उसको लेके बहुत रोष भी है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों में उन लोगों ने उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए, इतनी हमारी इच्छा है, क्योंकि देश के बड़े नेता है, गृह मंत्री है, तो उन्होंने इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि आज तो खुशी का दिन है और इन सब ये भी बात पुरानी हो चुकी है। तो मैं आज के दिन इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में जो लोकतंत्र का पर्व है जो है हम लोग मना रहे हैं, इस लोकतंत्र के पर्व में हमारे देश के सभी नागरिक, सभी बच्चे, सभी इसमें शामिल होते हैं और हमारा देश धीरे धीरे दुनिया के देशों के बराबर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक होने से, देश में लोकतंत्र देश बनने से हम लोग दुनिया के विकसित देशों की सूची में हम लोग शामिल हो रहे हैं। मैं पुनः आज जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी भारत के देश के नागरिकों को अपने ओर से उनके इस दिवस के लिए उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय। जो पार्टियां दिल्ली से लेकर के यहाँ तक संविधान यात्रा निकाल रही, तो इस पर आपको एक तरह से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही, राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही, इसको लेकर क्या कहना है? कोई महूस यात्रा निकाल रही कांग्रेस, अभी आम आदमी पार्टी भी वहाँ विरोध की, राहुल गांधी सदन विरोध की, इन सब को लेकर के वोट बैंक के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। देश के अंदर में कोई भी राजनीतिक दल कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या BSP पार्टी हो, ये सारे के सारे बाबा साहब का नाम लेकर राजनीतिक करते हैं। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लगा के 2 राज्य पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य उनके पास में हैं, वो किसी दूसरे नेताओं के फ़ोटो नहीं लगाते, सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फ़ोटो लगाते हैं और भगत सिंह जी लगाते हैं। अब दूसरा उदाहरण ऐसा है कि आपको मालूम है कि देश के अंदर में जो पिछले लोकसभा चुनाव है उसके अंदर में कहा गया था कि 400 बार भारतीय जनता पार्टी ने नारे दिया था, लेकिन उसके 10 सांसदों ने कहा था कि हम 400 पार आएंगे तो हम देश का संविधान बदलेंगे। ये इतना नैरेटिव फैल गया देश के अंदर में, ये 240 पे आके सिमट गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना 274 वोट चाहिए सीटें वो भी नहीं जीत पाई। तो इसका मतलब ये है कि वो समझ गए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे, उसके बाबा साहब को मानने वाले इस देश में कितने लोग हैं। पहले ऐसा था कि बाबा साहब को मानने वाले कौन है, तो बोले जो पहले तो बोले महाराष्ट्र के लोग मानते हैं, मराठी लोग मानते हैं, यहाँ से शुरू हुआ। फिर सोचा कि दलित समाज के हिंदू लोग दलित समाज के हिंदू लोग मानते हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। बाबा साहब को जो भी पढ़ा लिखा नागरिक है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, ब्राह्मण क्यों नहीं हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया है और बाबा साहब को समझ लिया, उसको बाबा साहब को मानना ही है। और जो दल बाबा साहब का नाम नहीं लेगा वो सत्ता में नहीं आएगा, नहीं लेगा। ये बात जब कांग्रेस ने देख लिया लोकसभा चुनाव में, तो उसको भी लगा कि हम लोगों को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान का जो हमारा जो संविधान यात्रा जो अभी मऊ में मेरे ख्याल से कल उनकी यात्रा है, तो उनको भी लगा कि ये इससे अच्छा मुद्दा उनके पास में है नहीं और दूसरा कोई मुद्दा है नहीं उनके पास।
क्योंकि लोग महंगाई और बेरोजगारी पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं आजकल। तो उनको लगता है कि भावनात्मक मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो उनको लगता है कि ये बाबा साहब अपना, अगर एक बाबा साहब का नाम लेने से अगर देश की 40% मतदाता उससे प्रभावित होकर बीजेपी से नाराज हो गए हमारे तरफ आ सकते हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से वो ये जो यात्रा उन्होंने निकाली है। ठीक है, अब रही पुरानी बात, तो कांग्रेस ने, मैं पहले से कह रहा था कि आपको कि कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को पहले से बहुत तवज्जो दी रहती, बहुत इम्पोर्टेंट दिया रहता, तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब को उनके पास छीनने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, एक जो हम मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके ठीक संविधान लागू होने के ठीक 40 साल बाद बाबा साहब को जो सम्मान मिला, बीपी सिंह जी ने 1990 में भारत रत्न दिया। इससे पहले बहुत सरकारें रहीं, नेहरू जी रहे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी रहीं, राजीव जी रहे। तो इस पर लेकर आपका क्या कहना कि अब आज ये राजनीति में बना लिए? तो ऐसा है कि बाबा साहब को पहले कहा कि बाबा साहब को एक सीमित लोगों का, दलित समाज के लोगों का, उस समय दलित समाज के लोग शिक्षित थे, नंबर 1, एजुकेशन स्तर बहुत गिरा हुआ। अब उस पीरियड में जब बाबा साहब को लगा कि ये बाबा साहब ने हो गया, संविधान लिख दिया, काम खत्म हो गया, इनका नाम लेने से, उनको सम्मान देने से अपने क्या मिलना है, क्योंकि उस समय बाबा साहब के शायद नाम से वोट नहीं मिलते होंगे, ऐसा था। पहले नेहरू, कांग्रेस क्योंकि पार्टी है, उनके पार्टी के नेता है, गांधी नेहरू ये उनके पार्टी के नेता है, तो उनको नाम को लेकर वोट मांगते हैं। रही बाबा साहब को सम्मान की बात, तो कांग्रेस ने, चूँकि विरोधी पार्टी के नेता थे बाबा साहब, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या बाबा साहब थे, दोनों नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, पहले मंत्रिमंडल में, तो नेहरू जी ने सम्मान नहीं दिया या महात्मा गांधी ने सम्मान नहीं दिया, ऐसा हम बोल नहीं सकते उसको भी, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ ही पहला पूना पैक्ट समझौता हुआ था, या अंग्रेज सरकार के जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जो हमको ये पूना पैक्ट की वजह से हमको सुविधा मिली आज, या आरक्षण मिला है, स्कॉलरशिप मिली है, सरकारी नौकरी में हमको जो ये मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको पूना पैक्ट के समय जब भारत सरकार नहीं थी, तब नेहरू और गांधी नहीं थे, मतलब सरकार में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी की इतनी छवि थी कि उन्होंने उपोषण किया, दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रल पोल मिलना नहीं चाहिए करके, इसलिए वो ये हुआ था। बाकी तो सब चीज़ें मान ली थी, लेकिन महात्मा गांधी वो नहीं माना कि दलितों के अलग प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा उनके वोटों से जीत के जाए करके, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उनको जैसा लगता था उन्हें क्या, अब उनके मान सम्मान दिया नहीं दिया, वो बहुत पुराने, अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ने जाओगे, सवाल है कि अभी क्या होगा। आज के डेट में ये हो रहा है कि जो भी देश की पार्टियाँ, उसके लिए नहीं, हम लोग जो बाबा साहब का, अम्बेडकर को मानने वाले अनुयायी हैं, हम लोगों ने बाबा साहब के लिए इतना काम किया है कि लोगों को मजबूर किया कि वो बाबा साहब के स्मारक बनाए। हमने लोगों को मजबूर किया कि जहाँ जहाँ बाबा साहब के तीर्थ स्थान है वहाँ मेले लगे। हम लोगों ने, अम्बेडकर अनुयायी लोगों ने मजबूर किया कि देखो बाबा साहब सूर्य जैसे, तो उनको छुपा के रखने की कोशिश किया उन्होंने, तो वो छुपे नहीं। और अभी तो और जो सिंबल ऑफ नॉलेज करके जो दुनिया के अंदर में जिसको बाबा साहब को जानते हैं, उसके एक दलितों के नेता करके लोगों ने उसको अहमियत दी। इसलिए ये जो धीरे धीरे जो हो रहा, भारतीय जनता पार्टी आते, और भारतीय जनता पार्टी ने 2-4 बाबा साहब के मऊ में स्मारक बनाया, दिल्ली में 2 स्मारक बनाया, हिंदू मिल में बनाए, क्योंकि उनको मालूम था, वो जल्दी समझ गए भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि वो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनको लगा ये भी एक आधार हो सकता, इसलिए उधर ध्यान दिया। कांग्रेस को लगा दलित तो हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे जैसी उनकी आदत है। कांग्रेस का वोट बैंक क्या था, पहले ब्राह्मण था, दलित था, मुस्लिम था, आदिवासी था, ये जो वोट बैंक था। जब उनको लगा कि ये तो वोट बैंक अपने पास से खसकने लगे, बहुजन समाज पार्टी बन गई, इन पार्टी बनी थी, इन लोगों ने दलितों को वोटों को डिवाइड किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आके बैठी। लोगों की जानकारी के लिए, जनता की जानकारी के लिए मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि B.R. अम्बेडकर साहब और नेहरू जी के बीच जो मतभेद हुआ था हिंदू एक्ट बिल और अनुच्छेद 370 को लेकर के, इस पर आपका क्या मानना है? क्या इसी वजह से उनके बीच विवाद हुआ? और जबकि बाबा साहब चाहते थे कि कश्मीर में 370 अनुच्छेद ना लगे और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, फिर इसके बाद भी बाबा साहब तो चाहते थे कि किसी भी देश में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बने, और एक जैसा कानून बनाने के लिए इसलिए 370 अगर विशेष अधिकार, आपने देखा होगा, और 2 झंडे लगते थे वहाँ पे, एक जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग लगता था, इसमें लगता था, तो बाबा साहब 370 लगाने के खिलाफ थे। लेकिन बाबा साहब जो आदिवासी जो राज्य थे, 371 जो लगता था आदिवासी, जो अभी अपन नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी राज्य है, तो अनुसूची 5 में बाबा साहब ने आदिवासी के लिए बहुत बड़ा प्रावधान करके रखा। लोगों को मालूम नहीं आदिवासी को,
उनके खिलाफ कोई भी सरकार कानून पास नहीं करती, वो लोकसभा भी नहीं पास कर सकती, विधानसभा में भी उनके खिलाफ कानून पास नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। पढ़ते नहीं लोग आदिवासी, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण समझो या किसी कारण से नहीं पढ़ते। तो मैं ये कह रहा था कि क्या पूछ रहे थे अभी आप? वहीं के मतभेद का कि हिंदू एक्ट बिल और पंडित 370। जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब के अच्छे दोस्त थे। हेलो, ऐसा नहीं था कि वो मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि विरोधी पार्टी का नेता हो, वो सत्ता में थे, हम लोग सत्ता में थे। ये जो सत्ता पार्टी उसके हमेशा हम लोग विरोध में रहेंगे, उसके बाद जिसकी सरकार आएगी उसके खिलाफ जाएंगे। तो क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब विरोधी पार्टी के नेता थे, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, तो उस समय बाबा साहब ने इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रामन और लोहिया जी को बना के एक सशक्त विपक्ष खड़ा करने की बाबा साहब ने कोशिश की। क्योंकि बाबा साहब का पार्टी 56 में देहांत हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में, तो बाबा साहब का अधूरा सपना रहा। नहीं तो अभी रामन और लोहिया जी रिपब्लिकन पार्टी के पहले अध्यक्ष होते, वो फिर एन शिवराज को बना गया तमिलनाडु को। मेरा कहने का मतलब कि ये नेहरू जैसे बहुत मतभेद थे। अब वो बीजेपी वाले अभी बहुत सारे इधर उधर निकाल के अपने फार्मूले देते रहते हैं। अभी देश के जो भी नेताओं ने काम किया, महात्मा गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जो भी हमारे वल्लभ भाई पटेल से लेके जो भी लोगों ने देश के लिए आज़ादी के लिए किया, तो उसके योगदान को आप भूल नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते कि आप उनने कुछ नहीं किया था। मतभेद तो होगा ना, आपका मेरा मतभेद, हम 4 घर में लोग ठीक से नहीं रहते तो सरकार में कहाँ से ठीक से रहे। तो हाँ मतभेद, लेकिन वो मतभेद को लेकर इतना भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लागू, बाबा साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि हिंदू कोड बिल के अंदर में महिलाओं को बराबरी के अधिकार दे रहे थे। उनको मतदान का अधिकार तो दे दें, लेकिन उनको संपत्ति में भी अधिकार दे रहे थे। उनके बहुत सारे 398 घरेलू हिंसा, दुनिया भर का तलाक लेने का, कामगार में 8 घंटे का काम करने का, रात की ड्यूटी समाप्त करने का, बहुत सारे महिलाओं को सुविधा मिलना चाहिए, बाबा साहब कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि देश की महिलाओं ने बाबा साहब के खिलाफ उस समय काले झंडे दिखाए थे कि हमें ज़रूरत नहीं, हम धर्म से संतुष्ट है, जो कुछ है। लेकिन अभी बाबा साहब चाह रहे थे कि उनको हियात वो रहते हुए ये कानून पास होना चाहिए। तो नेहरू जी और बाकी जो कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे धर्मांधता इतनी हमारे देश में फैली हुई है कि उनको लगा कि अगर ये हम लोग पास कर लेंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने वो सभी हिंदू कोड बिल में जो बाबा साहब ने जो लिख के रखा था, सारे के सारे हिंदू कोड बिल धीरे 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 करके पूर्ण रूप से हिंदू कोड बिल उन्होंने पूरे देश के अंदर में लागू किया, जो आज सारी की सारी महिलाओं को उसका वाला अपने फायदा मिलता है। लास्ट सवाल, पहला आम चुनाव जो देश में हुआ, उसके बाद से 6 दिसंबर 1956 तक के और बाबा साहब के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। पहले आम चुनाव जो 1952 में हुआ, फिर उनके देहांत जो हुआ 6 दिसंबर 1956 को, कितने चुनाव लड़े, पार्टी बनाई, क्या कैसा रहा? अम्बेडकर ने सबसे पहले बॉम्बे विधानसभा में वो जीते। बाबा साहब का फेमस है बात है कि ये हमारे देश में जो फैमिली प्लानिंग है, तो बाबा साहब ने विधानसभा के अंदर में फैमिली प्लानिंग एक प्रस्ताव लाया था बॉम्बे विधानसभा में। तो बाबा साहब के जो बाकी सदस्यों ने बाबा साहब का विरोध किया है कि ये अपने थोड़े हाथ में, ये भगवान के हाथ में, ये बच्चे तो होते रहेंगे। आप तो बाबा साहब की, बाबा साहब अमेरिका और लंदन से पढ़ के आए थे, तो बाबा साहब ने बोला कि ये देश का इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या से ज़्यादा हो रही है। तो बाबा साहब ने 1933 में ये कानून लाया था। इसके ऊपर बाबा साहब ने प्रस्ताव लाया था विधानसभा में, जैसे लाते ना कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए लोगों ने। पंचवार्षिक योजना के बारे में बाबा साहब का कि आप इतने लोगों के लिए प्लानिंग करते, 5 साल में उससे 10 गुना जनसंख्या बढ़ जाती, तो आपका पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती। इसलिए बाबा साहब ने फैमिली प्लानिंग के बारे में लाया था। और बहुत बारे अभी बाबा साहब ने, जैसे अभी नदी जोड़ो अभियान है, बाबा साहब ने इसके ऊपर एक किताब लिख के रखी कि नदी जोड़ना चाहिए देश के अंदर में, नदी जोड़ने से पानी की समस्या हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग के बारे में था। बाबा साहब ने बोला था कि देश के छोटे छोटे राज्य होना चाहिए। उसके लिए मैं नहीं बोल रहा, बाबा साहब ने बाकायदे उस पर बुक्स लिखी है सारे के सारे। बाबा साहब ने बोला कि पाकिस्तान मत होना चाहिए, पाकिस्तान अगर होता है तो पूरे के पूरे मुस्लिम को पाकिस्तान में डालो और वहाँ के पूरे हिंदुओं को शिफ्ट करो, उसके बाद में देश का विभाजन करो। उसके लिए बाबा साहब ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम से किताब, एक बुक लिखी बहुत बड़ी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे 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 समझ में आ रही। तो जो राजनीतिक पार्टियाँ है अपने हिसाब से किताब पढ़ती है, मतलब उसको लगता है मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे को बोलने में ये काम आएगा, उसको लगता है मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे बोलने में। तो दोनों तीनों राजनीतिक पार्टियाँ अभी बगैर बाबा साहब के नाम से तो क्या रद्द किया, वो पूरे भाषण में संसद में पहली बार जय संविधान जय भीम की जो नारे लग रहे हैं,
तो ये बाबा साहब के जो उनका व्यक्ति महत्व है, मतलब वो इतने धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि आगे चल के देश के अंदर में जो शपथ लेते ना, हम ईश्वर की शपथ लेते थे लोग, सारे के सारे लोग आने वाले दिनों में हम संविधान की शपथ लेते, यही बोलते हुए आपको ठीक है, बहुत बढ़िया।